एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारी स्टैटिकल फिजिक्स की अगली क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड। स्टैटिकल फिजिक्स यूनिट फोर्थ चल रही है ना, यूनिट 4। कल हमने इसमें क्या डिस्कस किया था? कल हमने इसमें पढ़ा था बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बोस और आइंस्टीन की सांख्यिकी। सांख्यिकी किस चीज़ की थी कि किस प्रकार से कणों पर वितरण नियम, जैसे हम पहले किसका पढ़े थे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम पढ़े थे। आप लोगों ने कल की क्लास ले ली होगी, आप लोगों का ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इजी सी स्टैटिस्टिक्स क्लास में जो फॉर्मूला आता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। हमारे पास आया था कि किसी भी, हमने क्या माना था, जीआई हमने अलग अलग ऊर्जा स्तर मान लिए थे, या हमने ये माना था कि अगर हम कोई एक बॉक्स ले रहे हैं और उसके हम कुल कितने भाग कर दें, जीआई भाग कर देते हैं। उन जीआई भागों में कुल कणों की संख्या कितनी है, एनआई है। तो उन एनआई कणों को जीआई कुल भागों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, किस प्रकार वितरित किया जा सकता है, उसका नियम हमने देखा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। एक और हमें पढ़नी है फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? बोस-आइंस्टीन जो बोसॉन्स पर डिपेंड करती है, बोसॉन मतलब जिनके स्पिन इंटीजर हो, पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। और इसी तरीके से फर्मी-डिराक की हम बात करेंगे तो फर्मी-डिराक डिपेंड करती है फर्मिऑन्स पर। फर्मिऑन कौन से होते हैं? जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है, लाइक 1/2 3/2 5/2 एंड अप टू सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे फर्मियन और बोसॉन्स। ये कहाँ से आए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सबसे पहले किसके बेस पे हम करते हैं? उनके स्पिन के बेस पे। क्यों? क्योंकि पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से जो किसी भी दो, अगर आप मूलभूत कणों की बात कर रहे हो तो उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो किसके बेस पे होता है? चारों क्वांटम नंबर्स के बेस पे। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट एटलीस्ट स्पिन तो उनकी एक की अप और एक की डाउन स्पिन होगी तो वही डिफरेंस होगा। इसलिए स्पिन के बेस पे सबसे पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो फर्मी-डिराक ने किस पे दिए? फर्मिऑन्स पे दिया, इसलिए वो थ्योरी क्या कहलाई? फर्मी-डिराक थ्योरी कहलाई। और बोस-आइंस्टीन ने बोसॉन पर दिया, इसलिए। ठीक है, दिया किसने? प्लैंक का वितरण नियम था, उसे बोसॉन ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया और फाइनली आइंस्टीन ने इसका और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जो कल हमने इसकी थ्योरी में लिखा था। इसीलिए बोस और आइंस्टीन दोनों की कंबाइंड थ्योरी कहलाती है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? अब चलिए आज हम देखते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ तो ली, अब इसके कुछ अनुप्रयोग होते हैं यानी एप्लीकेशंस, वो हमें देखनी है। तो हेडिंग डाली, आज हम पढ़ेंगे प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्लैंक वितरण नियम। प्लैंक वितरण नियम। ठीक है, प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब प्लैंक का वितरण नियम भी क्या है? कणों का वितरण नियम है। किस पे बेस्ड है? जैसे हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लैंक ने वितरण का क्या नियम दिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा, सबसे पहले थोड़ी सी 2-4 लाइन थ्योरी लिखते हैं, इसका बेस तैयार करते हैं, फिर हम आगे इसकी डेरिवेशन करेंगे। लिखिए, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनेक अनेक प्रयोग हैं, अनेक प्रयोग हैं जिनमें सबसे मुख्यतः कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण की व्याख्या है। कृष्णिका वितरण में
ऊर्जा वितरण की व्याख्या है। ठीक है, अभी इस ऊर्जा वितरण की व्याख्या करने के लिए कैसे देखें, तो हमने बोस-आइंस्टीन ने स्टैटिस्टिक्स दी थी। अब वो स्टैटिस्टिक्स हम यूज करते हैं। प्लांक ने इसको वितरण का नियम कैसे बनाया कि आप कहीं पे ऊर्जा का वितरण किसी कंप्लीट निकाय पे ऊर्जा का वितरण कैसे करोगे उस पर। ठीक है, उसके लिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, टाइम चेंज करके लिखो। इसके लिए एक पिस्टन युक्त बेलनाकार पात्र पर विचार किया जाता है। एक पिस्टन युक्त बेलनाकार पात्र पर विचार किया जाता है जिसके अंदर निर्वात उपस्थित है, जिसमें निर्वात उपस्थित है तथा पात्र की आंतरिक दीवारें पूर्णतः परावर्ती है तथा पात्र में बहुत कम मात्रा में बिंदुवत द्रव्य रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बिंदुवत द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य एक होता है, द्रव्य एक होता है द्रव। दोनों में डिफरेंस पता है? द्रव्य हम बोलते हैं मैटर को, मैटर, और द्रव हमारा होता है लिक्विड। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड होता है, ठोस, द्रव, गैस, ये तो वाला द्रव होता है, ये होता है द्रव्य। द्रव्य हम बोलते हैं मैटर को। द्रव्य क्या है? एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पे जो भी उपस्थित है सारी की सारी चीजें द्रव्य है। द्रव्य मतलब कुछ भी मटेरियल, जो बेसिक फंडामेंटल मटेरियल है, ये पेन है, मार्कर है, क्या है? एक द्रव्य है। इसके अंदर से इंक निकल रही, इंक क्या है? द्रव्य है। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे अर्थ पे जितनी भी सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? द्रव्य है। किसी भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो द्रव्य के रूप में। पानी भी एक प्रकार का, द्रव भी एक प्रकार का द्रव्य ही है। ठीक है, द्रव्य पदार्थों में सारे आ जाते हैं। पैसे को द्रव्य बोल सकते हो आप, खाने को द्रव्य बोल सकते हो, किसी भी लिक्विड है, कोई सॉलिड है, सब के सब क्या कहलाते हैं? द्रव्य कहलाते हैं। तो यहाँ हमने बिंदुवत द्रव्य रखा है पात्र के अंदर, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट में, बहुत ही कम, और बिल्कुल जरा जरा से अमाउंट में। ये भी डॉट्स भी बड़े हैं, इनसे भी बिल्कुल डॉट के बराबर में द्रव्य रखा हुआ है, बहुत कम सा। ठीक है, ये कहने का मतलब लिख लिया। बिंदुवत द्रव्य रखा हुआ है जिसका पृष्ठ आदर्श रूप से काला है। जिसका पृष्ठ आदर्श रूप से काला है। काला क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लांक ने सबसे मैग्नीट्यूड किसके लिए दिया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, इसलिए हम उसको ब्लैक बॉडी बना रहे हैं, तो हमने उसको ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ प्लांक के अनुसार जब कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरणें द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करती है तो वह कण रूप में व्यवहार करता है। यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। यही कहा था प्लांक ने, जो हमने उस दिन पढ़ा था प्लांक का रेडिएशन लॉ। हमने देखा कि प्लांक ने किसके फॉर्म में दिया, ये बता दिया कि एनर्जी किस फॉर्म में आती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आती है, जिनको क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और एक क्वांटा की एनर्जी हमने कितनी मानी थी? E=hν लिया था। E=hν बेसिकली किसकी एनर्जी मानी जाती है? एक फोटोन की। अब फोटोन कैसा होता है? फोटोन एक तरीके से, फोटोन क्या एक किरण के रूप में होगा या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। जैसे यहाँ हमने बात की कि ये कोई एक पात्र है जिसके अंदर हमने ब्लैक कलर करके उसमें बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा सा बिल्कुल एक बिंदुवत द्रव्य हमने रख दिया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट कैसे करता है? ये एक कण की तरह व्यवहार करेगा। जब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जब अन्योन्य क्रिया होगी, आपस में इनमें टक्कर होगी, उसकी वजह से चाहे ये किरणें
परावर्तित हो, अपवर्तित हो, कुछ भी हो, इनमें जो भी फिनोमिना हो, तो इनकी जो अन्योन्य क्रिया होगी, तो यहाँ कण कैसे व्यवहार करेगा, यहाँ सॉरी ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक कण की तरह व्यवहार करता है, कण की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए उस कण की एनर्जी हम कितनी लेते हैं, एच न्यू, ये उसे कण की एनर्जी हम बताते हैं। हो सकता है कभी ये द्रव्य की तरह, हम बोलते हैं ना ड्यूल नेचर होता है वेव का, ड्यूल नेचर, द्वैत प्रकृति, वो द्वैत प्रकृति यही वाली चीज होती है। ये कहा गया कि प्रकाश एक समय पर एक कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है या फिर एक तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। कभी हो सकता है इंटरेक्शन ऐसा भी हो कि दोनों के बीच में एक वेव इधर से है और एक वेव इधर से है, ठीक है, उस कंडीशन में, या फिर एच न्यू इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये थी द्रव्य की जो द्वैत प्रकृति हम बोलते हैं, द्वैत प्रकृति का मतलब ये होता है कि कोई भी द्रव्य है वो एक टाइम पे कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है या फिर एक तरंग की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ हमने बोली ये कौन सा, ये हमारी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई सी भी रेडिएशन, मान लो नॉर्मली हम जैसे लाइट ही होती है हमारी, लाइट को आप उस पर फोकस करवा दो तो लाइट की जो भी रेडिएशन होंगे ये जैसे किसी कण पर गिरेगा उन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी। तो उस स्थिति में ये जो भी हमारा द्रव्य है, ये प्रत्येक कण एक, प्रत्येक द्रव का जो प्रत्येक एक एक बिंदु है वो एक कण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो लिखो, जब कोई भी विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करती है तो वह कण रूप में व्यवहार करते हैं। फुल स्टॉप। अतः बेलनाकार बर्तन के अंदर, अतः बेलनाकार बर्तन के अंदर विकिरण ऊर्जा एक गैस की भांति समझी जा सकती है, एक गैस की भांति समझी जा सकती है जिसके कण फोटोन हैं, जिसके कण फोटोन हैं तथा प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू व संवेग एच अपॉन लैम्डा, संवेग एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच अपॉन लैम्डा वहीं से आया, उस हमने पढ़ा था E इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है। दोनों को कंपेयर कर दो, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सी से सी कैंसिल, एम इंटू सी किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल, पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। यहाँ से आया, व्हाट इज दिस, ये होती है किसी भी फोटोन का संवेग। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है एच न्यू। तो यहाँ पर प्रकाश जो गिर रहा है कण से कौन अन्योन्य क्रिया कर रहा है, विकिरण, लेकिन विकिरण भी प्रत्येक विकिरण, क्योंकि ये क्या होता है, मतलब इसका जो प्रोसेस बताया गया साइंटिस्ट ने, ये बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी भी सरफेस पर गिरता है, ये मान लो ये हमने कोई सरफेस मान ली, यहाँ पे हमारी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आकर के गिर रही है, तो ये हुआ कि इन दोनों में इंटरेक्शन कैसा होता है। ठीक है, इंटरेक्शन कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पता नहीं, तो इनमें इंटरेक्शन ये बताया गया कि यहाँ पर सारी के सारी क्या ऐसा होता है कि प्रकाश की किरण गिरी और सारी की सारी बॉडी पर एक साथ फैल गई, फिर इनमें इंटरेक्शन कैसा हुआ, यहाँ से क्या एक एक वेव ऊपर की तरफ आती है कि ऊपर की तरफ पहले एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई और इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो फिर इनमें इंटरेक्शन हुआ, या फिर एक कण की तरह बिहेव करेगा। तो ये पता चला कि बिहेवियर कैसा भी हो सकता है। अगर आप बात कर रहे हो किसी फ्री स्पेस में बात कर रहे हो, जैसे कि नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में हमारी कई प्रकार की गैसें हैं, इसी में हमारी कोई रोशनी डालते हैं, रोशनी में घुल जाती है, तो यहाँ इनमें कैसा होता है इंटरेक्शन, तब वो वेव्स के फॉर्म में होता है इंटरेक्शन। ठीक है, जब प्रकाश किसी भी सतह पर गिरता है तो हम बोलते हैं कि परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आता है, इसलिए हमें कोई सी भी चीज़ क्या होती है दिखाई देती है, विजुअलाइजेशन इस वजह से होता है परावर्तन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेडिएशन इस पर गिरेगा तो यहाँ से क्या होता है, इसके अंदर जो भी छोटे छोटे कण होते हैं, ये कणों को क्या होती है ऊर्जा मिलती है, एक प्रकार से इन कणों को मिलती है ऊर्जा, और ऊर्जा पा करके वो कण क्या होते हैं मूविंग कंडीशन में हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कण भी ऊपर की तरफ आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो इनमें जो इंटरेक्शन होता है इस टाइम पे यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन भी किसकी तरह बिहेव करेगी, एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, एक फोटोन की तरह। इसलिए एक हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन कहलाती है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके लाइट का फोकस आ रहा है उसको हम लाइट नहीं करके साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फोटोन्स गिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक जो भी एक एक विकिरण, अब जैसे आपको यहाँ पर एक बंच सा दिखाई दे रहा होगा कि इतनी दूर में हमें लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उस रिफ्लेक्शन में भी कितने सारे असंख्य नंबर में फोटोन्स हैं जो सारी के सारी एक जगह पर आकर के गिर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये विजुअल क्यों हो रहा है बोर्ड,
क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ से परावर्तित होकर के लाइट हमारी आंखों पर गिरती है, इस वजह से हमें हर चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। क्लियर है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, कण के रूप में होता है। ये रेडिएशन है, ये भी एक फोटोन के फॉर्म में बिहेव करता है। और यहाँ से तो हमारे कण होते ही हम मान ही रहे हैं कि द्रव्य के किसके, कण के रूप में। तो दोनों कणों के बीच में इंटरेक्शन होता है। हर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, और इसका संवेग कितना होता है, एच अपॉन लैम्डा। यहाँ से आया है संवेग, किसी को कंफ्यूजन हो तो आप शॉर्ट में ये साइड में लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, तो लिखो फुल स्टॉप, संवेग एच अपॉन लैम्डा होता है, फुल स्टॉप। फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या नियत नहीं होती है। फोटोन की संख्या नियत नहीं होती है क्योंकि क्योंकि बिंदु द्रव्य द्वारा क्योंकि बिंदु द्रव्य द्वारा फोटोन उत्सर्जित तथा अवशोषित किए जाते हैं। बिंदु द्रव्य द्वारा फोटोन उत्सर्जित तथा अवशोषित किए जा सकते हैं। अतः यहाँ पे आप फोटोन्स का नंबर आप कांस्टेंट नहीं बता सकते। जैसे अभी तक में हम क्या मान के चल रहे थे, कोई भी निकाय था, जैसे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान का वितरण नियम देख लेते हैं, तो हम क्या देख रहे थे कि इस पूरे सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेल्टा एन बराबर हम कैसे मान रहे थे, 0 मान रहे थे। मतलब कि एन हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल कौन है, हमारा फोटोन है, और फोटोन के नंबर यहाँ पे कभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो फोटोज गिर रहे हैं, जो सरफेस है, हो सकता है वो फोटोज को अवशोषित भी कर सकती है, या फिर उनको यहाँ से हो सकता है ये पार्टिकल इस पर गिरे, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी हो, तो उस एनर्जी को वो कैसे वापस बाहर करेगा, फोटोन के फॉर्म में बाहर करेगा। तो उस एनर्जी को वापस वो भी फोटोन के फॉर्म में उत्सर्जित करते हैं। तो कुछ फोटोन अवशोषित भी हो सकते हैं, कुछ उत्सर्जित भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ फोटोन्स हैं एन, वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम डेल्टा एन इक्वल टू 0 नहीं मान सकते कि एन के नंबर्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये कंडीशन हम इस केस में नहीं मान सकते, प्लांक के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में। ठीक है, तो लिखो इसमें फोटोन की संख्या नियत नहीं होती है क्योंकि बिंदु द्रव द्वारा फोटोन उत्सर्जित व अवशोषित किए जा सकते हैं। अतः साम्यावस्था में ऊर्जा वितरण ज्ञात करने के लिए हम प्रतिबंध डेल्टा एन इक्वल टू 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। डेल्टा एन इक्वल टू 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, कॉमा, केवल ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रतिबंध डेल्टा यू बराबर 0 मान सकते हैं। टोटल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व होगी, इसीलिए हम डेल्टा यू बराबर 0 प्रतिबंध मान सकते हैं। समझ में आया इसका? ये तो हम यहाँ पर कंडीशन लेंगे कि इंटरेक्शन, यहाँ पर हमने वितरण नियम के लिए हमने किस प्रकार का माना है कि ये कोई पात्र है जिसमें बिंदुवत द्रव्य रखा है और आप इस पे इंटरेक्शन किससे करवा रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो उस टाइम पे रेडिएशन के फोटोन्स किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक कण की तरह, जिनकी एनर्जी होगी एच न्यू और संवेग होगा एच अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे आप डेल्टा एन इक्वल टू 0 नहीं मान सकते क्योंकि फोटोन इस पूरे प्रोसेस में कुछ एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं, कुछ एमिट भी हो सकते हैं। तो हमें पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कौन है, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो वो टोटल कंजर्व रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, डेल यू बराबर 0 हम यूज में ले सकते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी पूरे प्रोसेस में कैसी रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, ये हमने इतना एज्यूम करके चल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो। देखो, प्लांक नियम तापीय साम्यावस्था में किसी
कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों के स्पेक्ट्रमी घनत्व को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम हम यहाँ पे प्लांक नियम जो हम देख रहे हैं, यहाँ से हमें मिलेगा क्या कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है किसी भी एक सरफेस पे, तो उससे उत्सर्जित फोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, या फिर इससे अवशोषित फोटॉन्स के नंबर क्या होंगे, तो उनका टोटल हमें ऊर्जा घनत्व यहाँ से मिलेगा। फाइनल जो हम यहाँ से डिराइव करेंगे वो क्या होगा, ऊर्जा घनत्व। वो भी किस स्थिति में, जब पूरा का पूरा निकाय कैसा हो, तापीय साम्यावस्था में हो, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, किसी कृष्णिका द्वारा। इसलिए हमने यहाँ पर ये जो हमारे पार्टिकल्स थे उनको हमने कैसा कर दिया, अंदर से ब्लैक कलर का करते हैं, ताकि हमें ब्लैक बॉडी के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन लिखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटॉन्स के कुछ मुख्य गुण। पहला लिखो सम प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, फोटोन के मुख्य गुण। पहला लिखो फोटोन, फोटोन को तो हिंदी में भी फोटोन ही लिखोगे। फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का विराम अवस्था में द्रव्यमान शून्य होता है। ठीक है, जीरो रेस्ट मास। रेस्ट मास की बात हम करें तो रेस्ट मास कितना होगा, जीरो। ब्रैकेट में लिख लेना जीरो रेस्ट मास। रेस्ट मास किसको बोलते हैं, विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना होता है, जीरो। ठीक है, सेकेंड लिखो फोटोन एक दूसरे से अविभेद्य प्रकृति के होते हैं। अविभेद्य प्रकृति के होते हैं तथा फोटोन एक दूसरे से अविभेद्य प्रकृति के होते हैं तथा किसी निकाय में फोटोन की संख्या आवश्यक रूप से नियत हो ऐसा संभव नहीं है। मतलब वही है कि किसी भी निकाय में टोटल फोटोन आपके हमेशा कंजर्व रहेंगे, नियत रहेंगे, ये आप नहीं कह सकते। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, डेल्टा Ni इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि इसमें परिवर्तन शून्य हो ऐसा नहीं कह सकते, परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, लिख लिया। थर्ड लिखो फोटोनों का अनिश्चितता गुणांक। अनिश्चितता गुणांक कौन होता है, अल्फा। अनिश्चितता गुणांक अल्फा शून्य के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फोर्थ नंबर लिखो फोटोन वास्तव में बोसोन कण होते हैं। फोटोन वास्तव में बोसोन कण होते हैं जिनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन, ब्रैकेट में लिख लेना, स्पिन पूर्णांक होती है।
जिनकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या मतलब स्पिन पूर्णांक होती है। ठीक है, ये कुछ हमने किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, फोटॉन्स की। फोटोन यहाँ पे नया आया था क्योंकि प्लांक ने एक तरीके से फोटोन का इंट्रोडक्शन दिया था। प्लांक की रेडिएशन थ्योरी में ही फोटॉन्स का इंट्रोडक्शन आया था E=h के टर्म में, इसीलिए हमने फोटोन की कुछ एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है। ठीक है, कई बार आपके एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फोटोन क्या है, उनके कुछ गुणों की विवेचना करो इस तरीके से। ठीक है ना, और नहीं हो तो भी आपको लगे कि मान लो इस टॉपिक में डेरिवेशन तो छोटी सी है, क्वेश्चन हमारा आ गया ज़्यादा नंबर का। देखो थोड़ा ये देखने का तरीका होता है, कभी आपको ऐसा लगे कोई डेरिवेशन है छोटी सी, एग्जामिनर ने आपको ज़्यादा नंबर का दे दिया, या आपने जिस तरीके से डेरिवेशन याद की, आपने मान लो शॉर्ट में याद कर लिया, आपको छोटी सी याद है, तो आपको पता है आईओ के एग्जाम में थोड़ा इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कि आपने लिखा हुआ कितना है, और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल कॉपी भर करके आनी तो मार्क्स, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, सही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, कॉपी कितनी भर दो। लेकिन हाँ, थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, आप उसका आंसर एक पेज में दे करके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो थोड़ी कमी करेगा, तो वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, थ्योरी बढ़ानी होती है। थ्योरी बढ़ाने का क्या तरीका है कि लग रहा है आपको कि इसमें फोटोन यूज में ले रहे, तो फोटोन की विशेषताएं लिख दो, थोड़ा सा हमारा आधा पेज चला जाएगा, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये कुछ टेक्निक्स होती है थोड़ा अपना राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने की। क्लियर है, तो अब अपन चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ कि मेनली अपने को क्या करना है। तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा, अपन ने देखा अभी तक में हमने क्या पढ़ा कि कोई हम एक आयतन मान लेते हैं। ठीक है, और उस आयतन में हम देखते हैं कि वहां पर कणों का वितरण किस प्रकार से हो रखा है। ठीक है, कणों का वितरण वहां किस प्रकार से हो रखा है। तो हमने यहाँ पे जैसे बात की फोटोन है, फोटोन के ऊर्जा h और उनके संवेग की बात की। अगर हम संवेग यहाँ कोई भी p संवेग लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, हम ये बोले कि p से संवेग, इससे पहले हम ये लिखें, माना एक गोलीय आयतन गोलीय आयतन, वैसे हम ऑलरेडी मान चुके हैं, जो हमने पात्र माना है वो मान लिया है हमने, ये चाहे आप रहने दो, हम पहले लिख चुके हैं कि हमने पात्र लिया है, उसको हमने अंदर से कैसा ब्लैक कलर पेंट कर दिया। ठीक है, वही चीज सफिशिएंट है। हम यहाँ पे क्या लिखें, संवेग p से p प्लस dp के मध्य, ये दोनों में संवेग का अंतराल ले लिया है, p से p प्लस dp के मध्य कुल स्तरों की संख्या। हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी देखो हम पूरी थ्योरी लिख चुके हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार थ्योरी पहले पूरी पढ़ो। हमने यहाँ पे पहले क्या बोला है कि कोई हमने एक पात्र दे रखा है, जैसे अंदर से ब्लैक बॉडी कर दिया, ऊपर से आप उस पर रेडिएशन डाल रहे हो, दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं कि फोटोन्स का नंबर हम कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते, टोटल एनर्जी हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगी। तो हमें यह निकालना क्या है, ऊर्जा घनत्व हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऊर्जा घनत्व कितना आता है, मतलब कि प्रति कण के हिसाब से जितना टोटल अगर हम आयतन के रूप में कंसिडर करें, मान लो पात्र अगर हमने 3D में है हमारे पास पात्र, तो उसका आयतन कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो उसके हिसाब से उसमें ऊर्जा का घनत्व क्या होगा वो हमें यहाँ पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखें, टोटल स्तरों की संख्या कितनी है, मतलब स्तरों की संख्या GP/dP। कल भी हमने माना था कि उसमें क्वांटम स्तर हमने कितने लिए थे, G क्वांटम स्तर दिए थे, तो यहाँ पे स्तरों की संख्या GP/dP हमने मान ली। अब ये GP/dP बराबर किसके बराबर आता है, ये वैल्यू हमारे पास आती है 4πb p स्क्वायर इंटू dp, 4πb है वॉल्यूम का, 4πb p स्क्वायर इंटू dp अपॉन h³। ठीक है, समीकरण 1। अब ये मान आया कहाँ से, हो सकता है आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो तो आपको ध्यान हो कि वैल्यू कहाँ से है, अगर नहीं पता है तो हम पहले इसको डिराइव कर लेते हैं कि ये मान हमारे पास कहाँ से आया। तो देखो जैसे हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, कोई आयतन ले लेंगे, हमने कोई गोलीय कोश का आयतन ले लिया, इस तरीके का हमने कोई कोश ले लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम संवेग की बात कितनी कर रहे हैं, p, और ये संवेग, ये टोटल दूरी हम कितनी ले रहे हैं, p प्लस dp, p प्लस dp के बराबर हम ले रहे हैं। तो ये और एक सरफेस हो गई हमारे पास ये अंदर वाली, दूसरी सरफेस हो गई हमारे पास ये बाहर वाली, तो इन दोनों के बीच में ये जो खाली स्थान रह रहा है, यहाँ पर टोटल कितने स्तरों की संख्या
संख्या है ये हम निकाल रहे हैं। जीपी डीपी मतलब इस पार्ट में, ये जो बीच में खाली पार्ट है यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? ये जो हमारे पास खाली पार्ट बच रहा है इसमें टोटल इनकी संख्या कितनी है इसके बराबर मान रहे हैं। एच क्यूब हमने क्या लिया है, एच क्यूब हमने लिया है कि मान लो इसके बीच में कितने भाग ऐसे छोटे छोटे कितने भागों से मिलकर बना है हमें पता नहीं है, तो उन भागों का आयतन किसी भी एक भाग का आयतन जैसे हमने मान लिया एच क्यूब के बराबर है। ठीक है, किसी भी एक भाग का आयतन आप मान सकते हो, जैसे हमने पहले भी डेरिवेशंस में मान रखा था कि कोई भी अलग अलग छोटे छोटे भागों से मिलकर के बना हुआ हम मान सकते हैं, और प्रत्येक का आयतन कितना हो जाएगा एच के बराबर मान लो आप। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम पहले इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिली। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, यदि एक गोलीय आयतन लिया जाए जो अनेक आयतन अल्पांश मान लेते हैं, छोटे छोटे भागों को हम क्या बोल लेते हैं, आयतन अल्पांश। मिलकर बना हो। ठीक है, ध्यान रखना ये कहाँ से वैल्यू आई है वो हम लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो या चाहो ये इसलिए मैं पहले बाद में बता रही हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम में चाहो, अगर आपको लगे कम मार्क्स का है या आपको क्वेश्चन आया नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। कई बार जीपीडीपी की वैल्यू बच्चे राइट पे लिख देते हैं तो भी राइट होता है। अगर लगे ज़्यादा मार्क्स का है तो आप पहले ये वैल्यू कहाँ से है उसको भी एक्सप्लेन करके लिख दो। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो इनसे मिल करके बना हो जहाँ प्रत्येक का आयतन कितना हो एच का। प्रत्येक का आयतन हमने किसके बराबर ले लिया, एच के बराबर ले लिया। क्लियर है, ये हमने अलग अलग। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है, संवेग समष्टि नहीं है तो हम क्या ले, गोलीय सममिति के कारण प्रत्येक समष्टि में समष्टि मतलब ये पूरा जो हमने एरिया ले रखा है, ठीक है ना, तो ये संवेग समष्टि लिख लो, यहाँ पे इसको लिख लो आप। हम संवेग के फॉर्म में बात कर रहे हैं पी, तो प्रत्येक संवेग समष्टि में, ठीक है, संवेग समष्टि में संवेग पी से पी प्लस डीपी के मध्य, पी से पी प्लस डीपी के मध्य गोलीय अल्पांश कोश उपस्थित होंगे। ये जो बीच में हमने रेड मार्क किया है यहाँ पर क्या होंगे, कई सारे हम ऐसे ही गोल गोल कोश मान सकते हैं, अनेक सारे उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है ना, जिनकी त्रिज्या तो हमने कितनी दे रखी है पी के बराबर, और मोटाई कितनी हो जाएगी, तो पी पी प्लस डी पी माइनस पी करो, पी प्लस डी पी माइनस पी, तो बराबर कितना आ गया डी पी। मतलब डी पी क्या है, इस एरिया की मोटाई हमारे पास कितनी बच गई, डी पी।
बच गया डीपी के बराबर। ये रेडियस हमने ले ली पी, टोटल दूरी ले ली पी प्लस डीपी, तो केवल इतनी दूरी हमारे पास किसके बराबर बच गई, डीपी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जिनकी त्रिज्या पी तथा मोटाई डीपी होगी। लिख लो। ठीक है, लिख लिया। तो हमें क्या देखना है, इनके बीच का आयतन। ये गोलीय कोश हमारे पास बीच में स्थित होंगे, इन दोनों रेडियस के बीच में। ठीक है, जिनकी मोटाई कितनी होगी, हर कोश की त्रिज्या होगी पी और मोटाई होगी पी डीपी। ठीक है, तब गोलीय कोश के मध्य आयतन, कोशों के इन दोनों के बीच का, ये एक गोलीय कोश, ये दूसरा, इन दोनों के मध्य का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई। अब आर क्यूब, पहले ये बड़ा गोला माइनस अपन करते हैं छोटा गोला, बड़े वाले गोले की रेडियस कितनी है टोटल यहाँ से, पी प्लस डीपी के बराबर है। ठीक है, तो पी प्लस डीपी क्यूब माइनस 4/3 पाई, छोटे गोले की रेडियस कितनी है, पी क्यूब। ठीक है, को सॉल्व कर लो। कर ले सॉल्व। 4/3 पाई तो हम ले लेते हैं कॉमन, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। अपने पास क्या बच गया, पी प्लस डीपी क्यूब माइनस पी क्यूब। ठीक है, अब ए प्लस पी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, इसको खोल दो। इसको हम खोल देते हैं, तो देखो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बचेगी, 4/3 पाई। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है, जिनको ध्यान नहीं हो वो चाहे ब्रैकेट में लिख लेना, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना, ये होता है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो पी क्यूब प्लस डी पी क्यूब प्लस 3p dp इंटू में p प्लस डी पी। ठीक है, और माइनस पी क्यूब एज इट इज है, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी की जो वैल्यू हमारे पास बचेगी लिख लो एज इट इज। क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई डी पी क्यूब प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3p² डी पी प्लस हो जाएगा 3p डी पी का स्क्वायर, यही वैल्यू आ जाएगी। अब डीपी देखो, डीपी क्या है हमारे पास, जो इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, राइट, जो कि कैसे है, नगण्य है, क्योंकि इसके बीच में अनेक सारे गोलीय कोश हैं और एक का टोटल आपके पास मोटाई उसकी डीपी के बराबर है, जो कि बहुत ही कम है, इसलिए हम इसको कैसा मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी वॉल्यूम की, 4/3 पाई 3p² डी पी प्लस 3p इंटू डी पी स्क्वायर। नोट कर लो, कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, डीपी का स्क्वायर ये
ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये भी आयतन हमारे पास चल रहा है 4/3 पाई, दोनों से मल्टीप्लाई कर लो। एक तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3p² dp से, प्लस में आपके पास आ जाएगा 4/3 पाई 3p इंटू में dp का स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू कितनी बच गई 4πp² इंटू में dp। क्लियर है। यहाँ पे फिर आपके पास मेन वैल्यू क्या बच रही है, dp का स्क्वायर। dp खुद कैसा है, बिल्कुल नगण्य है, इसका मतलब इस वैल्यू को भी हम फिर कैसा मान लेंगे, नगण्य। क्लियर है। तो हमारे पास मान केवल क्या बच जाएगा, v इक्वल टू ये वैल्यू बच गई हमारे पास 4πp² इंटू dp। क्लियर है। अब यहाँ हमने कैसा माना, ये हमारे पास एक गोलीय कोश का आयतन आया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लिख लेंगे एक गोलीय कोश का आयतन। यहाँ पे हमने गोले को टोटल कितने भागों में बटा हुआ माना था, h भागों में बटा हुआ माना था, और हर एक का हम वॉल्यूम कितना ले रहे थे, h³ के बराबर। क्लियर है। क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर 3D में होगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, h³ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यदि प्रति एकांक अल्पांश में आयतन अगर हम ले, प्रति एकांक अल्पांश कितना आयतन बच रहा है, तो v बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4πp² dp अपॉन h³ इंटू में n क्यों, क्योंकि प्रत्येक आयतन अल्पांश में कणों की संख्या कितनी ले ली हमने, कैपिटल N के बराबर ले सकते हैं हम। तो लिख लो ये वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, प्रति एकांक अल्पांश का आयतन, प्रति एकांक अल्पांश का आयतन, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखो 1/n पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर हो गया हमारे पास, वॉल्यूम v के बराबर। इसका मतलब हम इसके पास क्या लिख सकते हैं, 4πp² dp इंटू में v अपॉन h³। क्लियर है। तो ये आपके पास आयतन आ रहा है किसी गोलीय कोश के आयतन के बराबर, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको इसको या फिर v से नहीं, यहाँ हम इसको प्रति एकांक में, तो हम इसको किससे प्रदर्शित कर देंगे, gp dp से, gp dp। यही था हमारे पास समीकरण 1, 4πp² इंटू में dp इंटू में v अपॉन h³ के बराबर, ठीक है। h क्या है, छोटे छोटे सेल्स का डायमेंशन ले सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ h छोटे छोटे आयतन अल्पांशों की विमा, विमा मतलब एक तरफ की लंबाई मान सकते हो, तभी तो h³ क्या है, आयतन के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई h³ के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आ गया, ठीक है, जो कि यहाँ लिख लेना, जो कि समीकरण 1 है, जो समीकरण हम 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये मैं फिर से बता दूं, ये पार्ट आपको एग्जाम में तभी करना है अगर आपको लगे कि क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस चीज को पूरा एक्सप्लेन करके बता दो कि ये वैल्यू कहाँ से है। अगर लगे कम मार्क्स का आया हुआ है, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। नोट कर लो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं।
वापस हम वहाँ वेट में चले जाए जहाँ हमने समीकरण एक ही लिखी थी। क्या थी आपके पास समीकरण एक, जी पी डी पी इक्वल टू 4πb इंटू पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। क्लियर है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है। पी की वैल्यू अगर हम मान लें, पी बराबर अभी हमने बात की एच न्यू अपॉन सी, क्योंकि एम्प्लाइज डीपी कितना हो जाएगा यहाँ से एच इंटू डी न्यू अपॉन सी। क्लियर है, दोनों वैल्यू को समीकरण एक में डालते हैं। क्या हो जाएगा, तो पी की वैल्यू हमने इस फॉर्म में डाल दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, जी न्यू डी न्यू के टर्म में बन गया। क्लियर है, पी की वैल्यू डालोगे एच अपॉन सी, तो कांस्टेंट है, किस फॉर्म में चेंज कर दिया हमने इसको, जी न्यू डी न्यू के फॉर्म में। यहाँ पे वैल्यू डालो तो 4πb एज इट इज अपॉन एच क्यूब, बी, हाँ बी एज इट इज, पी स्क्वायर की वैल्यू डालो, तो पी की वैल्यू है ये हमारे पास एच न्यू अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर, और डीपी, तो डीपी की वैल्यू डाल दोगे इंटू में एच डी न्यू अपॉन सी। क्लियर है, हमने केवल क्या किया, इन सब की वैल्यूज डाल दी। अब इन सबको खोल करके लिख लो, क्या वैल्यू आ जाती है आपके पास, 4πb एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है, तो एच स्क्वायर ऑलरेडी है, ये वाला एच दोनों मिला के यहाँ कितना कर देते हैं हम, एच क्यूब, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इंटू में डी न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास एच क्यूब इंटू सी स्क्वायर और इंटू में सी, मतलब कितना हो जाएगा सी क्यूब, ठीक है, एच क्यूब से एच क्यूब कैंसिल हो गया, होंगी वैल्यू क्या बचेगी 4πb न्यू स्क्वायर, ध्यान रखना है एक बी है और एक न्यू है, ठीक है, न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब, किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, जी न्यू डी न्यू की। अब हमने आवृत्ति के रूप में चेंज कर दिया, न्यू क्या है यहाँ पर, आवृत्ति है, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिर रही है उसकी आवृत्ति, तो हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, और नोट कर लो इतना। कंफ्यूजन हो तो ये बी थोड़ा बड़ा लिख लेना, ताकि आपको बी में और न्यू में कंफ्यूजन ना हो, ये थोड़ा बड़ा लिख लो इसको, बी को, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ न्यू क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक है, कैसी तरंगे होती है, सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है, तो इसके कारण उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो चूंकि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तो जानते हो, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ठीक है।
तरंग की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन मतलब अगर आप पात्र ये ले रहे हो, आपका जो द्रव्य है वो इस तरीके से, और अगर मान लो तरंगों की ये क्वालिटी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अगर तरंगे आपके पास इस डायरेक्शन में आ रही है तो तरंग की गति के लंबवत तल के सापेक्ष, ये गति की तल है ये, तो इसका लंबवत तल कौन सा हो जाएगा, ये वाला तल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सापेक्ष दो दिशाओं में ध्रुवण संभव है, इधर भी ध्रुवण हो सकता है, इधर से भी ध्रुवण हो सकता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो टोटल हमारे पास नंबर आ रहा है जी न्यू डी न्यू की वैल्यू आ रही है, हमारे पास कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जी न्यू इक्वल टू, दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लेंगे, अभी तक हमने एक डायरेक्शन के अलॉन्ग लिया है, दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू इंटू वी अपॉन सी क्यू। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट हमें मिल गया कि टोटल इतने स्तर हो जाएंगे उसके बीच में। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे टोटल फोटोन्स का नंबर और फोटोन कितना होगा, फोटोनों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या लिखें, एम्प्लाइज पी से पी प्लस डीपी के मध्य फोटोन की संख्या ठीक है। किससे कैलकुलेट करेंगे हम, बोस आइंस्टीन से, कल जो हमने फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया था उससे। लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपके पास पे, डी एन, क्या वैल्यू हो जाएगी, जी न्यू डी न्यू अपॉन ई की पावर कितनी वैल्यू आई थी, अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1। ये रिजल्ट आया था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा ई आई माइनस 1, किससे, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से। एन आई की वैल्यू कल हमारे पास यही आई थी, एन आई बराबर क्या आया था, जी आई अपॉन में, एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन में आया था, तो जी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ किस फॉर्म में, जी न्यू डी न्यू के फॉर्म में, एन आई टोटल हम ले रहे हैं डी एन के फॉर्म में, कि अभी देखते हैं कि टोटल, क्योंकि नंबर की संख्या यहाँ पे कैसा है कि टोटल तो फिक्स तो है नहीं, यहाँ पर फोटोन की संख्या यहाँ पर फिक्स नहीं है, इसलिए हमने डी एन फॉर्म में ले लिया, और जी आई की वैल्यू यहाँ पर जी न्यू डी न्यू के फॉर्म में। क्लियर है, अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो। अब देखो हम थ्योरी में पहले ही क्या कह चुके हैं, अल्फा इक्वल टू 0 होगा, हमने लिया था इसका कांस्टेंट के बराबर। देखो आपने जो फोटोन्स के गुण लिखे थे उसी में आपने क्या लिखा था, अनिश्चितता गुणांक, अल्फा को क्या बोलते हैं, अनिश्चितता गुणांक। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ हम लिखते हैं चूंकि अल्फा इक्वल टू 0, तो डी एन बराबर कितना हो जाएगा, जी न्यू डी न्यू अपॉन ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1। क्लियर है, अब जी न्यू डी न्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं हम, नोट कर लो इक्वेशन नंबर 4। क्या लिखते हैं यहाँ से अपन, जी न्यू डी न्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दो, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, देखो जी न्यू डी एन बराबर जी न्यू डी न्यू, ये
इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू इंटू वी अपॉन सी क्यूब। इसकी वैल्यू हो गई और इंटू में 1 अपॉन ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1। क्लियर है? लिया। अब यहाँ पर क्योंकि फोटोन की बात कर रहे हो आप, तो ये डीएन किसकी संख्या है? फोटोनों की संख्या है। क्या लिखते हैं हम? चूंकि फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू कितना होता है एच न्यू और बीटा इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन के टी। ये वैल्यू डाल दो तो डी एन बराबर आपके पास आ जाएगा 8 पाई यू स्क्वायर डी न्यू इंटू बी अपॉन सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। क्लियर है? ये हमारे पास ए एन आ गया। अब अगर हम फोटोन की संख्या प्रति एकांक आयतन निकालना चाहें v के अपॉन में, तो अपन क्या करें, यहाँ से v को नीचे भेज देते हैं डी एन अपॉन वी। क्या वैल्यू आ जाएगी 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। इक्वेशन नंबर 5 क्या है ये? फोटोन की संख्या प्रति एकांक आयतन। ये हमारे पास आ गई फोटोन की नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें निकालना क्या है फाइनली? एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी। तो आ जाएगा आपके पास यू न्यू डी न्यू। ठीक है, इसके इक्वल होता है आपके पास बी एन इंटू एनर्जी कितनी है एच न्यू अपॉन बी। ये वैल्यू आपकी होती है ऊर्जा प्रति एकांक आयतन के बराबर।
एच न्यू क्या है, ऊर्जा प्रति एकांक आयतन v के बराबर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दो, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 8π² इंटू डी म्यू, 8π² लिख लेते हैं अपॉन सी क्यूब इंटू एच न्यू डी म्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू न्यू स्क्वायर इंटू में न्यू क्यूब 8π डी एच इंटू डी म्यू अपॉन सी क्यूब एक्सपोनेंशियल एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये वैल्यू हमारे पास होती है फाइनल एनर्जी डेंसिटी की इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, न्यू के फॉर्म में। ऊर्जा घनत्व किसमें, आवृत्ति के रूप में। यहाँ लिखे ना एनर्जी डेंसिटी इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इसको लैम्डा के फॉर्म में भी निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य के रूप में। तो किसी भी रूप में पूछ सकता है, आवृत्ति के रूप में भी या तरंगदैर्घ्य के रूप में भी। तो इसके आपको दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। इन फॉर्म ऑफ लैम्डा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है न्यू को चेंज कर देते हैं। न्यू इक्वल टू क्या होता है, चूंकि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से न्यू निकालोगे, डिफरेंशियल कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा। तो बस इस फॉर्म में वैल्यू डाल दो, तो अब आपके पास यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा बराबर क्या बच जाएगा, दोनों को हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ से, 8π/c अपॉन लैम्डा की पावर 5। लैम्डा की पावर 5 के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना आ रहा था, सी क्यूब के बराबर आ रहा था, तो अपॉन लैम्डा की पावर 5 और 1 अपॉन में यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। hc अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, डी लैम्डा और लिख लेना डी लैम्डा। ये किस फॉर्म में हो गया आपके पास, ऊर्जा घनत्व तरंगदैर्घ्य के रूप में, लैम्डा के फॉर्म में लिख लो। तरंगदैर्घ्य के रूप में। ठीक है, तो ये था आपका प्लांक का रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन। प्लांक ने जो विकिरण के लिए वितरण नियम दिया था वो। ठीक है, तो नीचे लिख लेना, उपयुक्त नियम ही प्लांक का वितरण नियम कहलाता है। उपयुक्त नियम प्लांक का वितरण नियम कहलाता है, जिसे हम आवृत्ति तथा तरंग
रूपों में लिख सकते हैं, जिसे हम आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य दोनों रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स हो गया और उसी का ये अनुप्रयोगी था एक तरीके से प्लैंक का रेडिएशन लो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स कौन सी बच गई हमारी? फर्मी-डिराक सांख्यिकी। हेडिंग लो। फर्मी-डिराक सांख्यिकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों मैंने बताया था, दोनों में से आप कोई सा भी आ सकता है कभी भी। अभी आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर में किस अकॉर्डिंग आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी दोनों की दोनों स्टैटिस्टिक्स जो हमने बोस-आइंस्टीन, फर्मी-डिराक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आती है आपके पेपर्स में। ठीक है, देखो इसमें इस सांख्यिकी का पालन उन अभिन्न तथा अविभेद्य कणों के द्वारा किया जाता है। उन अविभिन्न तथा अविभेद्य कणों के द्वारा किया जाता है जिनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्धपूर्णांकी होती है। ठीक है, कितनी होती है? अर्धपूर्णांकी। अर्धपूर्णांक हाफ इंटीग्रल, अर्धपूर्णांकी। अर्धपूर्णांकी हाफ इंटीग्रल। ठीक है, इसको कई बार अर्ध विषम पूर्णांकी भी कहा जाता है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? अर्ध विषम पूर्णांकी। अर्ध विषम पूर्णांकी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो भी यहाँ नंबर आते हैं वो कैसे आते हैं? ऑड नंबर से आते हैं, विषम ही आते हैं। क्यों? ये देखो 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस तरीके से। तो ये आपका 1, 3, 5, 7, 9/2, 11/2 सारे कैसे ऑड नंबर्स आते हैं, क्योंकि इवन तो आप लिख नहीं सकते। जैसे आप 2/2 करोगे तो वो तो अपने आप ही इंटीजर बन जाएगा आपका, या 4/2 करोगे तो वो इंटीजर बन जाएगा आपका। इसलिए इसको हम कई बार अर्ध विषम पूर्णांकी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेना। ये था 1/2, 3/2, 5/2। अर्धपूर्णांकी या अर्ध विषम पूर्णांकी होते हैं। एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2। फुल स्टॉप। इन कणों के निकाय का अवस्था फलन प्रतिसम्मित होता है। अवस्था फलन प्रतिसम्मित होता है। प्रतिसम्मित मतलब एंटीसिमेट्रिक। प्रतिसम्मित होता है तथा ये पाउली के अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित होते हैं।
अपवर्जन नियम द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, अपवर्जन नियम जैसा कि वह इलेक्ट्रॉन गैस पर प्रयुक्त होता है, कॉमा के अनुसार प्रावस्था समष्टि में या ब्रैकेट में लिख लेना निकाय में आयतन h क्यूब के प्रत्येक कक्ष में दो से अधिक कला बिंदु नहीं हो सकते। यही सिद्धांत एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था नियंत्रित करता है। अर्थात एक ही परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। किस पर डिपेंड करता है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। किस अकॉर्डिंग कि चारों क्वांटम नंबर से समान नहीं हो सकती। वैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी की कोई भी तरंग के रूप में है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो हम उसके लिए देंगे कि किसी भी एक आयतन में उसके दो कला बिंदु समान नहीं हो सकते। ठीक है, फेज पॉइंट होते हैं तरंगों के, तो तरंग के रूप में क्या बोलेंगे हम कि दो कला बिंदु समान नहीं हो सकते। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना एक निकाय जिसमें कुल स्मॉल n कणों की संख्या है, तथा ये सभी कण अलग अलग क्वांटम समूहों में स्थित हैं। अर्थात किसी क्वांटम स्तर में कुल कणों की संख्या क्रमशः n1, n2, n3 ... उपस्थित हैं। n1, n2, n3 ... ni तक मान लो ni उपस्थित हैं, जिनकी औसत ऊर्जा क्रमशः E1, E2, E3 ... ei है तथा gi क्वांटम स्तरों की संख्या है। क्वांटम स्तरों की संख्या है, जहाँ i क्या है? आइगन मान की अपभ्रष्टता। अपभ्रष्टता बोलते हैं डीजेनरेसी को।
वैसे तो पूरा GI को भी आप डिजेनरेसी बोल सकते हो, नहीं तो आई के फॉर्म में अगर हम ले लेते हैं तो अपभ्रष्टता को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो। चूंकि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, चूंकि पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक कोश में, किसी एक कोश में एक से अधिक कण उपस्थित नहीं हो सकते। किसी भी एक कोश में एक से अधिक कण उपस्थित नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ GI स्तरों में, कुल Ni कण उपस्थित होंगे। मतलब हर एक स्तर में केवल एक कण उपस्थित होगा। GI स्तरों में कुल Ni कण उपस्थित होंगे। अतः Ni कणों को GI स्तरों में विभाजित करने के, वितरित करने के कुल तरीकों की संख्या क्या होगी? GI फैक्टोरियल अपॉन GI माइनस Ni फैक्टोरियल होगी। कुल तरीकों की संख्या GI फैक्टोरियल अपॉन GI माइनस Ni फैक्टोरियल होगी। क्लियर है? ये इतना हो गया हमारा बेसिक फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स का। अब इसके आगे हमें सेम उस तरीके से जैसे हमने कौन सा गॉस-आइंस्टीन किया था, बिल्कुल सेम हमें क्या लेना है, टोटल प्रोबेबिलिटी लेनी है, W का मान लेना है। फिर उसके बाद हमें S इक्वल टू K ln W में मान रखना है, इसलिए हम लॉग लेंगे, उसका लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे, सारा का सारा एज इट इज सेम प्रोसेस होगा। तो उसको हम आगे करेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी हमने आज के लिए इसका बेसिक लिखा है, तो कल हमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी होगी, कल हम बिल्कुल इसके आगे से हमें अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आप लोग इतना पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग में से कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार इसको रफ कॉपी में एज इट इज सॉल्व करके देखना कि क्या मैंने बता दिया आपको तरीका, बिल्कुल जैसे हमने वो साइंसिंग किया सेम उसी तरीके से करना है। तो आप बिल्कुल उस तरीके से अप्रोच करके देखिए कि आप बिल्कुल सही जगह पे रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं या नहीं।